Today I will talk about a very famous romantic poet, and the name of that writer is John Keats. He was born in 1795 and he died in 1821. So the date of birth and date of death both are really very important. You must remember the date of birth of John Keats and the date of death of John Keats. He was born in London. He is a British poet. You know all that. His father was a stable keeper. Clear? That's really very important because once a question was raised on this point, इस point पे एक बार question आया था कि जॉन किड्स के father क्या करते थे? He was a stable keeper. Now, in his early life, John Keats he worked as a medical apprentice. मेडिकल अप्रेंटिस का काम किया था ये मेडिकल ये सीखता था he used to be an apprentice of a doctor but later on he left this job उसने ये जॉब छोड़ दी थी in order to become the poet and he died due to TB ट्यूबरकुलोसिस के कारण इसकी डेथ हुई थी जॉन कीट्स के अकेली टीबी के कारण डेथ नहीं हुई थी बट हिज एंटायर फैमिली उसकी सारा का सारी जो फैमिली थी they all died due to TB. He was buried in Rome. So you must be thinking कि पैदा लंदन में हुआ था उसको बरी रोम में किया गया इसके पीछे क्या है because John Keats he was a great lover of Greek art, literature and culture. क्योंकि जॉन कीट्स ग्रीक आर्ट लिटरेचर और कल्चर का बहुत बड़ा लवर था and that's why in his poetry अपनी पोइट्री में he makes use of Greek art, literature and culture. Clear? And that's why after his death he was buried in Rome. इसको रोम में दफनाया गया था. That's the reason behind it. इसका एपिटाफ बहुत फेमस है. एपिटाफ आप जानते हो, something written on the graveyard. जब किसी की कब्र पे कुछ लिखा होता है, जो लाइंस लिखी होती है उन्हें हम एपिटाफ कहते हैं. और इसका एपिटाफ काफी फेमस है. Here lies one whose name is writ on water. Means इस कब्र में वो आदमी लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा हुआ है. मीन्स कहना क्या चाहता है थ्रू दिस लाइन जॉन किट्स वांट्स टू से दैट ही इज मॉर्टल कि वो नश्वर है. ठीक है, तो इसका जो एपिटाफ है वो खुशवंत सिंह के एपिटाफ से मिलता है. Here lies one who spared neither god nor men. ये खुशवंत सिंह का एपिटाफ है और जॉन किट्स का ये है Here lies one whose name is writ on water. He was a great lover of beauty. ये सबसे important है क्योंकि because he didn't write poetry to convey moral lesson लिखने देने के लिए वो poetry नहीं लिखता था. He believed in art for art's sake. दो phrase होते हैं, एक होता art for art's sake, एक होता art for life's sake. John Keats believe करता था art for art's sake. Art for art's sake का meaning क्या है? A work of art should be written for enjoyment, for beauty. एक वर्क ऑफ आर्ट ब्यूटी और एंजॉयमेंट के लिए लिखा जाना चाहिए. तो ये सारी जो अपनी पॉइंट्स थी उसको क्या लिखता था फॉर ब्यूटी एंड फॉर एंजॉयमेंट. ये मैंने आपको बता दिया. बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट से. व्हेन ही वाज 12 so he read Chapman's poem. चैपमैन की पोएम पढ़ी थी ऑन ट्रांसलेटिंग होमर. इस पोएम को पढ़ने के बाद ही वाज so much influenced, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था किससे? ग्रीक आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर से. एंड दैट्स व्हाई ही डेवलप्ड लव. उसका लव डेवलप हो गया किसके लिए? फॉर ग्रीक आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर. और उन चीजों को वो यूज करता है इन हिज पोएम. इसलिए उसको एक हेलेनिक पोइट भी कहते हैं क्योंकि हेलन कहाँ से बिलोंग करती थी? ग्रीक से. तो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज हेलेनिक पोइट और ग्रीक पोइट भी से कहते हैं. इसलिए पीबी शैली जो उसका कंटेम्पररी था he called John Keats, उसने जॉन कीट्स को क्या कहा? एक ग्रीक कहा. नेक्स्ट, John Keats was highly influenced by Edmund Spenser, Chapman and Leigh Hunt. इन तीनों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. चैपमैन से इसलिए इन्फ्लुएंस था क्योंकि जब वो 12 साल का था तो उसने चैपमैन की पोएम पढ़ी थी ऑन ट्रांसलेटिंग होमर. एडमंड स्पेंसर से बहुत ज्यादा प्रभावित था. And in order to show his influence of Edmund Spencer, Edmund Spencer का प्रभाव दिखाने के लिए उसने एक पोइम लिखी इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर.
So that is a poem written by John Keats in order to show एडमंड स्पेंसर्स इन्फ्लुएंस ऑन हिम, उसके ऊपर एडमंड स्पेंसर का क्या इन्फ्लुएंस था उसको दिखाने के लिए उसने ये पोएम लिखी। और एक था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये तो चैपमैन की थी। तो चैपमैन को पोएम को पढ़ने के बाद उसने एक और पोएम लिखी, उस पोएम का नाम क्या था? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। दिस पोएम डील्स विद चैपमैन्स इन्फ्लुएंस ऑन जॉन किट्स, कि चैपमैन का जॉन किट्स पे क्या प्रभाव पड़ा था उसको दर्शाता। Now John Keats has written a sonnet. Sonnet आप जानते हो, a poem of 14 लाइन, 14 लाइनों की एक पोएम को सोनेट कहते हैं। सोनेट का नाम था ब्राइड स्टार। उसने ये सोनेट लिखा फॉर हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका के लिए। उसकी प्रेमिका का नाम था फेनी ब्राउन, ठीक है, नॉट फेनी ब्राउन, आई थिंक इट वाज फेनी बाउने, इधर से चेक करना, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द प्रॉपर नेम, ठीक है। और एक उसने और एक पोएम लिखी, हश हश ओ स्वीट इजाबेल, ये उसने अपनी पहली प्रेमिका के लिए लिखी थी जिसका नाम था इजाबेल जॉन्स। He is the master of odes. You know that John Keats is a master of odes. अच्छा, और ये odes क्या होते हैं? Do you know what is ode? Ode is of Greek origin. ये ग्रीक से आया है, ode word जो ग्रीक से आया है। ग्रीक में ओड का मीनिंग क्या था? इट सिंपली मेंट, इसका मीनिंग क्या होता था? एक सॉन्ग, एक सॉन्ग होता था। वैसे ओड की काफी क्वालिटीज होती हैं, जैसे नंबर 1, ओड की जो थीम होती है वो यूनिवर्सल होती है। सेकंड, ओड जो होता है वो सीरियस होता है। नंबर 3, ओड इज ऑलवेज एड्रेस्ड, ऑलवेज ओड किसको हमेशा एड्रेस्ड होता है? टू ए पर्सन और थिंग। ये 3-4 क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं। जैसे आप ले लो ओड टू ए नाइटिंगेल, अब ये ओड है ओड टू ए नाइटिंगेल, ये किसको एड्रेस्ड है? नाइटिंगेल को। ओड टू मेलेंकली, अब ओड टू मेलेंकली में जो ओड है वो किसको एड्रेस्ड है? मेलेंकली को एड्रेस्ड है। तो ओड किसी ना किसी को एड्रेस्ड होता है और उसकी यूनिवर्सल थीम होती है, सीरियस होता है, ठीक है। ओड आगे कई टाइप के होते हैं, पिंडारिक ओड होता है, होरेशियन ओड होता है, इरेगुलर ओड्स होता है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन इन लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। सेकंड क्वालिटी क्या है जॉन किट्स की? नंबर 1, ही इज द मास्टर ऑफ ओड। सेकंड, ही इज द मास्टर ऑफ सेंसुअसनेस। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड a poet of sensuousness। या सेंसुअसनेस का मीनिंग क्या है? कि whenever we read John Keats poetry, जब भी हम जॉन कीट्स की पोइट्री पढ़ते हैं तो जॉन कीट्स सेटिस्फाइज आवर ऑल 5 सेंसेस, हमारी 5 की 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करता है। वी हैव द 5 सेंसेस, माउथ, नोज, ईयर, नोज, ठीक है, एंड देन टंग, नॉट माउथ, इट्स एक्चुअली टंग, आईज एंड टच, स्किन। So whenever we read John Keats' poem, so our all 5 senses are satisfied, and that's why he is the master of sensuousness. जैसे उसने खुद कहा था जॉन कीट्स ने, "Oh for a life of sensation rather than of thought." जॉन कीट्स ने खुद कहा that I want to live, मैं रहना चाहता हूँ, कौन सी जिंदगी जीना चाहता हूँ? I want to lead a life of sensation. Sensation मैंने क्या होता है? Senses। कहता मैं कौन सा जीवन जीना चाहता हूँ? एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ in which my all the 5 senses are satisfied, जिसमें मेरी 5 की 5 senses satisfied हो, ठीक है। I don't want to live a philosophical life, है ना। तभी वो अपनी points के द्वारा कोई moral lesson नहीं देना चाहता। His purpose is not to convey moral lesson through his poetry, इसलिए वो कहता है I want to lead a life of senses, means a life in which my all 5 senses are satisfied। तो ये बहुत अच्छी कोट है। इसलिए एक मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक ऐसे लिखा। मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ वेरी फेमस पोइट एंड क्रिटिक बिलोंगिंग टू द विक्टोरियन पीरियड, और उस ऐसे का नाम था स्टडी ऑफ जॉन कीट्स। इस ऐसे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने जॉन कीट्स की सेंसुअसनेस की प्रेज की। वो जॉन कीट्स की सेंसुअसनेस की प्रेज करता है, और मैथ्यू आर्नोल्ड इस ऐसे में क्या कहता है? Keats as a poet is abundantly and enchantingly sensuous। abundantly का मतलब होता है excessively, बहुत ज्यादा। enchantingly का मतलब होता है attractingly। वो ये कहता है कि Keats is excessively
एंड अट्रैक्टिंगली सेंसुअस, कि वो बहुत ज्यादा सेंसुअस पोइट है क्योंकि सारी सेंसेस सेटिस्फाइड करता है, और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग है। अट्रैक्टिंग व्हाई अट्रैक्टिंग? बिकॉज whenever we read John Keats poetry, our all five senses are satisfied। तो ये ध्यान रखना, उसने प्रेज की। और इसी ऐसे में स्टडी ऑफ जॉन कीट्स में मैथ्यू आर्नल्ड जॉन कीट्स की कंपैरिजन शेक्सपियर से करता है। तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि कौन जॉन कीट्स की कंपैरिजन शेक्सपियर से करता है। वो मैथ्यू आर्नल्ड अपने ऐसे स्टडी ऑफ जॉन कीट्स में, तो वो क्या कहता है, ही इज विद शेक्सपियर, तो ही कंपेयर्स जॉन कीट्स टू शेक्सपियर। अब जॉन कीट्स की तुलना शेक्सपियर से किस कॉन्टेक्स्ट में करता है? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार शेक्सपियर अपने प्लेस में बहुत सारी इमेजेस को, इमेजेस जानते हो, बहुत सारी पिक्चर्स को थोड़े ही शब्दों में प्रेजेंट कर देता था, वैसे जब हम जॉन कीट्स की पोइट्री पढ़ते हैं तो हमारे जॉन कीट्स भी क्या करता है, अपनी पोइट्री में बहुत सारी इमेजेस को, बहुत सारी पिक्चर्स को क्या कर देता है, कॉम्प्रेस वे में प्रेजेंट करता है। मीन थोड़े शब्दों में बहुत सारी इमेजेस प्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन नेट में आया था कि वो मैथ्यू आर्नल्ड जॉन कीट्स की तुलना शेक्सपियर से क्यों करता है? क्यों करता है? बिकॉज लाइक विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स इज एबल टू कंप्रेस वास्ट इमेजेस का मीनिंग क्या है जी? ए नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सारी तस्वीरों को वो कंप्रेस करता है, प्रेजेंट कर देता है जॉन कीट्स किसमें? इनटू प्रिसाइज एक्सप्रेशन। प्रिसाइज एक्सप्रेशन मींस जॉन कीट्स ही प्रेजेंटेड अ नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत अधिक इमेजेस को प्रेजेंट करता है किससे? विद द मिनिमम वर्ड्स, सबसे कम शब्दों के साथ क्या जी? वो क्या जी? बहुत सारी इमेजेस को प्रेजेंट करता है और एक्सीलेंट वे में प्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखना। अर्नोल्ड ने इसी ऐसे में एक और चीज कही, दैट कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, कि जॉन कीट्स में क्या था? ही हैड द क्वालिटी ऑफ एन आयरन इन हिम, कि उसके अंदर क्या जी? एक आयरन था, एक फ्लिंट था। तो ये भी उसने कहा है, ये ध्यान रखना। ये सारे स्टडी ऑफ जॉन कीट्स में ही आते हैं और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन कीट्स ने बहुत सारे लेटर्स लिखे और अपने लेटर्स में उसने एक टर्म कोइन की जिसका नाम था नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब जॉन कीट्स ने ये जो टर्म थी ये विलियम शेक्सपियर के लिए कोइन की। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेल्फ इफेसमेंट। सेल्फ इफेसमेंट का क्या होता है? फॉरगेटिंग वन सेल्फ, अपने आप को भूल जाना। मीन्स कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ लिख रहे हो तो यू शुड फॉरगेट योर पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भूल जाइए। यू शुड प्रेजेंट द थिंग्स एज दे आर, जैसे है वैसे के वैसे उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? मीन्स when a writer is not able to when a writer doesn't include his personal life in writing any work of art, so that work of art is called complete objectivity. That work of art is called an example of negative capability. जैसे अगर आप जॉन कीट्स की पोइम ऑड ऑन ग्रेशियन पढ़िए, तो ऑड ऑन ग्रेशियन में जॉन कीट्स अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ को इंक्लूड नहीं करता। चाहे आप उसकी टू ऑटम पढ़ लीजिए, दैट्स अनदर वंडरफुल एग्जांपल ऑफ ऑटम। ऑटम सीजन को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है, क्या क्या ऑटम सीजन में होता है। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। यही विलियम शेक्सपियर ने किया। दैट विलियम शेक्सपियर प्रेजेंट्स थिंग्स इन एन एक्सीलेंट वे, ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग हिज पर्सनल लाइफ। तो इसलिए इसका मीनिंग उसने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? Capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. Means when a writer doesn't try to know the fact and the reason, जब एक writer कोई reason जानने की कोशिश नहीं करता, but presents the things as they are, जैसे चीजें हैं उनको वैसे के वैसे present करता है। ठीक है? So that is called negative capability, self effacement और complete objectivity।
ये कोटेशन याद रखना, कैपेबल ऑफ बीइंग, कई बार ये कोटेशन आ जाती है और इसका पूछ लेते हैं ये किस पे अप्लाई है, ये किसका मीनिंग है, तो इट्स अ मीनिंग ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। द नेगेटिव कैपेबिलिटी का मीनिंग सेल्फ इफेसमेंट भी आ सकता है और कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी भी आ सकता है। कीट्स की जो पोइम थी दे वर हाईली क्रिटिसाइज्ड, उसकी जो पहली लॉन्ग पोइम थी उसका नाम इंडीमियो था। व्हेन इट वाज पब्लिश्ड सो इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड हुई थी। कौन कौन सी उसके दो चीजों में क्रिटिसाइज होती थी उसकी पॉइंट्स, ब्लैकवुड मैगजीन में और क्वार्टरली रिव्यू में। तो इन जर्नल्स और मैगजीन में उसकी पॉइंट्स क्रिटिसाइज होती थी। जॉन कीट्स ही डाइड अर्लियर, जॉन कीट्स क्या थी जल्दी से मर भी गया, ठीक है। कहते हैं क्रिटिक्स कि जॉन कीट्स की अर्ली डेथ का कारण देयर वाज टू मच क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क्स, क्योंकि उसके वर्क्स की बहुत सारी आलोचना हुई एंड दैट्स व्हाई ही डाइड। अच्छा, जॉन कीट्स का सबसे क्रिएटिव पीरियड कौन सा था? उसका सबसे प्रोडक्टिव, सबसे क्रिएटिव पीरियड था 1819। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, और 1819 में ही जॉन कीट्स ने अपने सारे ओड्स लिखे थे। तो हिज मोस्ट प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव पीरियड इज 1819। और कीट्स के लिए एक म्यूजियम ओपन किया गया लंदन में इन 1925 में, ध्यान रखना। और कीट्स की जितने भी वर्क्स हैं दे हैव बीन पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किए गए हैं। अब जो प्री रैफलेट पोइट थे, ये प्री रैफलेट पोइट्री कब आई थी? विक्टोरियन एज में आई थी, ठीक है। तो उसके कुछ पोइट थे जैसे मिलास एंड रोजेटी, दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे प्री रैफलेट ये जो पोइट्स थे। टीबी शैली जो जॉन कीट्स का कंटेम्पररी था, ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित था कीट्स की एक पोइम से। पोइम का नाम था हाइपरियन, इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। एंड देन पीबी शैली ही इनवाइटेड जॉन कीट्स, जॉन कीट्स को इनवाइट भी किया, बट जॉन कीट्स ही डिडंट विजिट पीबी शैली, पीबी शैली के पास गया नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की पोइट्री लिखते थे। जॉन कीट्स क्या लिखता था? पॉइंट्स ऑफ ब्यूटी, वो बिलीव करता था आर्ट फॉर आर्ट सेक्स। लेकिन पीबी शैली किसमें बिलीव करता था? आर्ट फॉर लाइफ सेक में बिलोंग करता था। आर्ट फॉर लाइफ सेक का मतलब क्या है कि जो पीबी शैली था वो पॉइंट किसके बारे में लिखता था? अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। पीबी शैली एक रिवोल्यूशनरी पोइट था और जॉन कीट्स वाज अ पोइट ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों अलग अलग टाइप की पोइट्री लिखते थे। तो जॉन कीट्स उसके पास नहीं, और कीट्स ने क्या किया? जॉन की शैली को एडवाइज किया टू लोड एवरी रिफ्ट विद ओयर। व्हाई? बिकॉज पीबी शैली ही यूज्ड टू रोट revolutionary poet, and that's why he says that he should continue writing such type of poetry। वो कहता है कि ऐसी पोइट्री लिखते रहो। कहता है रिफ्ट मैंने होता है दरार, कहता है दरार को किसके साथ भर दो भाई? लोहे के साथ। और का मतलब क्या होता है? यू कैन से दैट ए रोप कंटेनिंग आयरन, उसको ये कहते हैं। तो ये थोड़ा सा उसको दूसरे सेंस में कह रहा है दैट Keats is advising Shelley that he should not write this type of poetry, but he using irony, irony use कर रहा है। irony आप जानते हो, the total opposite meaning of what a person says, जो हम कहते हैं उसका बिल्कुल opposite meaning, उसको हम irony कहते हैं। तो ये indirectly शैली को कह रहा है that you should stop writing such type of poem, revolutionary poem। अच्छा, पीबी शैली ने भी क्या किया? when John Keats died, then P.B. Shelley wrote one elegy। elegy आप जानते हो, शोक गीत होता है। written on the death of a friend or relative, किसी फ्रेंड या रिश्तेदार की डेथ पे जो पोएम लिखी जाती है उसे हम elegy कहते हैं। and P.B. Shelley he wrote the poem Adonis, ये लिखी थी जॉन कीट्स के डेथ पर। and Adonis has been written in Spenserian stanza। Adonis poem Spenserian stanza में लिखी गई है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या होती है? 9 लाइन्स होती हैं। ये एडमंड स्पेंसर ने इसको कॉइन किया था अपनी पोइम द फेरी क्वीन में। इसमें 9 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती हैं वो इयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। लास्ट लाइन जो होती है उसमें 12 सिलेबल्स होते हैं जिसे हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। और स्पेंसरियन स्टेंजा की क्या राइम स्कीम होती है? ए बी बी सी बी सी,
सी, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेंसरियन स्टेंजा। और एडोनस किस में लिखी गई है? स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है, ठीक है। इसी पोइम में एडोनस में पीबी शैली जॉन कीट्स को क्या कहता है? वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। रिनाउन का मतलब होता है पॉपुलरिटी, अनफुलफिल्ड मैंने क्या होता है? अधूरी, जो पूरी ना हुई हो। क्योंकि जॉन कीट्स वास्तव में एक अच्छा पोइट था एंड ही डिजर्व्ड पॉपुलरिटी, वो पॉपुलरिटी डिजर्व करता था। लेकिन ड्यूरिंग जॉन कीट्स लाइफ, उसकी जीवन के दौरान, he was highly criticized, he was not given popularity, he was not given fame, बल्कि उसकी तो आलोचना हुई उसकी लाइफ के दौरान, किसी ने उसकी कोई प्रेज नहीं की और उसको इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली। इसलिए पीबी शैली ने कहा कि जो जॉन कीट्स है वो क्या है? वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन? द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन इज दैट जॉन कीट्स ही डिजर्व्ड पॉपुलरिटी, वो पॉपुलरिटी डिजर्व करता था, बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट पॉपुलरिटी, तो लेकिन उसको पॉपुलरिटी मिली नहीं, ठीक है। तो ये उसने कहा इसी में एडोनस में। तो जॉन कीट्स ने एक ट्रेजेडी लिखी, ट्रेजेडी का नाम था ओथो द ग्रेट। अब जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, जो फेमस रोमांटिक पोइट्स हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस टी कूलरिज है, पीबी शैली है, इन सब ने एक एक ट्रेजेडी लिखी है। तो आपने एक एक ट्रेजेडी वो याद रखनी है। ये ऑफन क्वेश्चन आ जाता है कि ये ट्रेजेडी किसने लिखी। तो जॉन कीट्स ने ट्रेजेडी लिखी थी जिसका नाम था ओथो द ग्रेट, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के लिए एक फ्रेज यूज किया था जिसका नाम था इगोटिस्टिकल सबलाइन। ही यूज्ड दिस वर्ड फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोइट ऑफ नेचर, है ना। वो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में क्या प्रेजेंट करता है? ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, अपने आप को ज्यादा वो शो करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स व्हाई जॉन कीट्स ही क्रिटिसाइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री, उसकी पोइट्री को क्रिटिसाइज किया बाय कॉलिंग इट इगोटिस्टिकल सबलाइन। इगोटिस्टिकल मैंने क्या होता है? ए पोइट्री कंटेनिंग एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ, कि जिसमें खुद के ज्यादा एक्सप्रेशन हो, उसे हम कहते हैं पर्सन। आपने कहा होगा इगोटिस्टिक, आपने वर्ड सुना होगा, जो पर्सन क्या रहता है? अपने ईगो में रहता है कि मैं कुछ हूं। तो ऑन द अदर हैंड, थ्रू दिस फ्रेज John Keats he criticized William Wordsworth nature poetry because he finds that William Wordsworth he expresses himself too much, कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करता है अपनी नेचर पोइट्री के द्वारा। तो लॉर्ड बायरन जो था, जो जॉन कीट्स का एक कंटेम्पररी था, उसने भी जॉन कीट्स के बारे में कुछ कहा अपनी बेस्ट एपिक स्टायर में। डॉन जॉन याद रखना, लॉर्ड बायरन का सबसे बेस्ट वर्क है, ये एक एपिक स्टायर है, ये भी याद रखना, ये एपिक स्टायर है। और इसके 11th कैंटो में उसने जॉन कीट्स के बारे में कहा, क्या था? हु वाज किल्ड ऑफ बाय ए क्रिटिक। क्रिटिक मैंने क्या था? क्रिटिसिज्म। उसने कहा कि जॉन कीट्स क्यों मरा? बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म। मैंने अभी आपको बताया था कि जॉन कीट्स की जो पॉइंट्स थी दे वर हाईली क्रिटिसाइज्ड, उनकी बहुत ज्यादा आलोचना होती थी, एंड दैट्स व्हाई लॉर्ड बायरन सेड दैट जॉन कीट्स डाइड बिकॉज ऑफ हार्श क्रिटिसिज्म। ध्यान रखना। और जॉन कीट्स किससे बिलोंग करता था? जॉन कीट्स ही बिलोंग टू कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। अब ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री क्या था? मीन्स ये माना जाता था कि इस ग्रुप के जो पोइट है ना, दे आर नॉट हाईली क्वालिफाइड, अच्छा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ये, ठीक है। एंड इन्हें कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा जाता था। इसमें किस किस को शामिल किया जाता था? 3 बंदे शामिल थे, जॉन कीट्स, ले हंट और विलियम हैजलिट। इन तीनों को यहाँ शामिल किया जाता था स्कूल में। ये रोमांटिक एज में इनाम दिया गया था कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। जॉन कीट्स, ले हंट और विलियम हैजलिट, ठीक है। और ये जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है, ये जो फ्रेज है, ये किसने कॉइन किया था? लॉकहार्ट ने ये फ्रेज कॉइन किया था। कौन सी मैगजीन में? ब्लैकवुड मैगजीन में। किसके लिए? 3 राइटर्स के लिए, जॉन कीट्स के लिए, ले हंट के लिए और विलियम हैजलिट के लिए। विलियम हैजलिट इज आल्सो ए रोमांटिक राइटर, ले हंट इज आल्सो ए रोमांटिक राइटर। ये तीनों रोमांटिक एज से बिलोंग करते, तो उनके लिए उसने ये फ्रेज यूज किया था। अब सबसे पहली पॉइंट जो जॉन कीट्स किया वो है स्लीप एंड पोइट्री है। ये ले हंट जॉन कीट्स का फ्रेंड था
एंड ले हंट वाज अ पोइट एंड एन एडिटर। ये पोइट भी था, एडिटर भी था, असिस्ट भी था, काफी अच्छा पोइट है ये, काफी अच्छा राइटर है ले हंट। तो उसके घर पे लिखी थी जॉन कीट्स ने ये। और ये पोइम क्या दिखाती है, ले हंट्स इन्फ्लुएंस दिखाती है। और इस पोइम में जॉन कीट्स किसको क्रिटिसाइज करता है, अलेक्जेंडर पोप और कुछ और रोमांटिक पोइट्स को वो क्रिटिसाइज करता है। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट पोइम ऑफ जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स की बेस्ट लॉन्ग पोइम है। सबसे पहले मैं जॉन कीट्स की लॉन्ग पोइम डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल टॉक अबाउट जॉन कीट्स शॉर्ट पोइम। इंडीमियो उसकी फर्स्ट लॉन्ग पोइम है विच वाज पब्लिश्ड इन 1880। और इस पोइम का जो टाइटल है, इट हैज बीन टेकन, ये कहां से लिया गया है, जॉन लिली के प्ले इंडीमियो से। अब जॉन लिली कौन है? जॉन लिली बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज से बिलोंग करता है, और जॉन लिली बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी विट्स। जो क्रिस्टोफर मार्लोव है, क्रिस्टोफर मार्लोव बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज। क्रिस्टोफर मार्लोव किससे बिलोंग करता था? टू यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करता था। अब यूनिवर्सिटी विट्स क्या था? विट्स का मतलब स्कॉलर। यूनिवर्सिटी विट्स इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स। 7 स्कॉलर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने अपनी एजुकेशन ली ईदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से उन्होंने पढ़ाई की, एंड देन दे स्टार्टेड राइटिंग प्लेस। तब उन्होंने नाटक लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए इस 7 लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। और जॉन लिली उसी यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करता है। तो उसका प्ले है, उसकी एक कॉमेडी थी इंडीमियो। तो वहां से जॉन कीट्स ने ये टाइटल लिया इंडीमियो। इसका सब टाइटल क्या है इंडीमियो का? ए पोइटिक रोमांस। इंडीमियो ये सारी चीजें याद रखना, बहुत फेमस है। इसकी सब टाइटल है ए पोइटिक रोमांस, और ये जॉन कीट्स की फर्स्ट लॉन्ग पोइम है। और इसकी सेटिंग क्या है? दिस पोइम इज सेट ऑन द आइलैंड ऑफ लैक्मोस। तो ये इस पोइम की सेटिंग है, ध्यान रखना। और ये पोइम बेस्ड किसके ऊपर है? टाइटल तो चलो इसने ले लिया, लेकिन ये पोइम बेस्ड किसके ऊपर है? माइकल माइकल ड्रेटन की पोइम द मैन इन द मून एंड जॉन फ्लेचर्स द फेथफुल शेपर्ड्स। जॉन फ्लेचर कौन सी एज से बिलोंग करता है? जैकोबियन एज से बिलोंग करता है। तो इन दोनों राइटर के इन दोनों वर्क्स पे ये पोइम बेस्ड है इंडीमियो, अपने याद रखना है। और ये पोइम किसको डेडिकेटेड है? दिस पोइम इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन क्या था? ये द यंगेस्ट रोमांटिक पोइट टू डाई। ये भी रोमांटिक एज से बिलोंग करता था थॉमस चैटरटन, और बड़ी छोटी उम्र में क्या जी इसकी डेथ हो गई थी। दैट्स व्हाई दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन इंग्लिश हिस्ट्री में फेमस है फॉर हिज राउले पोइम। राउले पोइम के लिए फेमस है थॉमस चैटरटन। तो ये पोइम थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है। ये पोइम किसमें लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट आप जानते हो, कपलेट बना है कपल से। तो हीरोइक कपलेट क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स का पहरा। और ये दोनों की दोनों लाइन्स किस में होती है? इयाम्बिक पेंटामीटर में। एंड राइमिंग ईच अदर, इनकी राइम स्कीम भी मैच करती है। राइम स्कीम आप जानते हो, किसी लाइन के एंड में एक जैसी आवाज वाले जब शब्द आते हैं उसे हम राइम कहते हैं। तो heroic couplet is a stanza of 2 iambic pentameter lines rhyming each other। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। अलेक्जेंडर पॉप इज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ heroic couplet। इंडीमियो 4 बुक्स में डिवाइडेड है। टोटल लाइंस इसमें 4000 है। और कीट्स ने ये इस पोइम की जो कहानी थी वो कहां से ली थी? इस पोइम की जो कहानी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ग्रीक मिथोलॉजी पर, ग्रीक पुराण शास्त्र पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कीट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ ग्रीक आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। इसलिए जॉन कीट्स क्या है, अपनी पोइम में ग्रीक वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करता है, ग्रीक स्टोरीज बहुत ज्यादा यूज करता है। और ये पोइम क्या दर्शाती है? दिस पोइम डील्स विद द लव बिटवीन द शेपर्ड्स एंड द मून गॉडेस। इस पोइम में क्या दिखाया गया है कि एक गडरिया और एक मून गॉडेस के बीच में प्यार दिखाया गया है। ठीक है, गडरिया का नाम इंडीमियो होता है और मून गॉडेस का नाम सिंथिया होता है। ठीक है, ये एक क्वेस्ट पोइम है। क्वेस्ट पोइम क्या होती है? सर्च पोइम, जिसे हम सर्च पोइम भी कहते हैं। जैसे आप ले लो, पीबी शैली ने भी एक क्वेस्ट पोइम लिखी है, लेस्टर
इसका सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये पीबी शैली ने लिखी है। ये पीबी शैली की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, अलेस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड उसका सब टाइटल है। वो भी एक क्वेस्ट पोइम है। क्वेस्ट पोइम इसमें क्या होता है कि एक शेपर्ड सोया हुआ होता है और उसको सपना आता है और वो क्या जी मून गॉडेस के प्यार में पड़ जाता है, एंड देन द शेपर्ड ही जस्ट गोज इन सर्च ऑफ द मून गॉडेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, तो ये एक क्वेस्ट पोइम है। क्वेस्ट पोइम में क्या होता है, जिसमें सर्च होता है, तो ये एक क्वेस्ट पोइम है, ध्यान रखना आप। इसकी फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। दैट्स अ वेरी फेमस first line of this poem. He means beautiful things they always gives joy. कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमेशा आनंद देती हैं। तो ये इसका ये पहली लाइन है। जॉन कीट्स ने इस पोइम को क्या कहा था, ए फिवरिश अटेम्प्ट रादर देन ए डीड अकम्प्लिश्ड। फिवरिश का यहाँ मतलब वीक, अटेम्प्ट मैंने क्या था एफर्ट। जॉन कीट्स ने स्वयं इस पोइम को क्या कहा था, ए वीक अटेम्प्ट। कहता है कि ये मेरी पोइम एक वीक अटेम्प्ट है, रादर देन ए डीड अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड मैंने क्या होता है कंप्लीटेड, डीड मैंने क्या होता है एनेक्ट, एन एक्शन। जॉन कीट्स हिमसेल्फ कॉल्ड दिस पोइम अ वीक अटेम्प्ट, अ वीक एफर्ट। ठीक है, रादर देन ए डेडिकेटेड एफर्ट। उसने कहा था कि ये मेरी पूरी एफर्ट नहीं है, ये पोइम एक मेरी वीक एफर्ट है। ठीक है, कीट्स ने इस पोइम के बारे में एक और बात कही। उसने क्या कहा, दिस पोइम इज अ ट्रायल ऑफ माय पावर्स ऑफ इमेजिनेशन। क्योंकि जॉन कीट्स किसमें बिलीव करता था, इमेजिनेशन में। और आप जानते हो कि रोमांटिक एज का मीनिंग ही क्या है जी, एज ऑफ इमेजिनेशन। जितने भी राइटर थे रोमांटिक एज के, दे बिलीव्ड इन इमेजिनेशन। तो जॉन कीट्स कहता है कि इस पोइम के द्वारा उसने क्या कोशिश की है, he has tried to test his imagination। कहता है कि मैंने अपनी इमेजिनेशन टेस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, दैट्स व्हाई ही कॉल्स इट अ ट्रायल ऑफ माय पावर्स ऑफ इमेजिनेशन। और ये जो पोइम थी, दिस पोइम वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय जॉन विल्सन ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी, इसने इन क्वार्टरली रिव्यू में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लॉन्ग पोइम रिटन बाय जॉन कीट्स इज इजाबेला। दिस इज द नेक्स्ट लॉन्ग पोइम रिटन बाय जॉन कीट्स। इसका सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। द सबटाइटल ऑफ दिस पोइम इज द पॉट ऑफ बैसिल। बैसिल तुलसी पत्ता होता है, ये इसका सबटाइटल है। और ये कीट्स की टूर डी फोर्स है। टूर डी फोर्स का मतलब होता है मास्टरपीस। कीट्स अपने आप क्या समझता था कि ये मेरी पोइम सबसे बेस्ट पोइम है, कीट्स ये समझता था। और इस पोइम की जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है, एक इटालियन राइटर है बोकेसियो, बोकेसियोस डेकेमेरॉन, वहां से ली गई है। जैसे एक जॉफ्री चौसर है, जॉफ्री चौसर ने भी एक बहुत बढ़िया वर्क लिखा है, परलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। तो परलॉग टू कैंटरबरी टेल्स की भी कहानी कहाँ से ली गई है, बोकेसियोस डेकेमेरॉन से ली गई है। और जॉन कीट्स की भी जो पोइम की कहानी कहाँ से ली गई है, बोकेसियोस डेकेमेरॉन। दोनों की जो स्टोरीज है इस कलेक्शन से ली गई है। ये जो पोइम है ये ओटेवा राइमा में लिखी गई है। ओटेवा राइमा नाम से पता चल रहा है, ओटेवा मैंने होता आर्ट, मींस अ पोइम रिटन इन स्टेंजास ऑफ 8 लाइन। ओटेवा राइमा मैंने होता है स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, एक ऐसा स्टेंजा जिसमें 8 लाइंस होती हैं। और 8 की 8 लाइंस किस में होती हैं, इयाम्बिक पेंटामीटर में होती है। और राइम स्कीम क्या होती है ओटेवा राइमा की, ए बी ए बी ए बी सी सी। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। स्टैंजिक फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंट स्टैंजिक फॉर्म्स। और इसमें क्या दिखाया जाता है कि इजाबेला का एक लवर होता है जिसका नाम होता है लोरेंजो। तो उसके दो भाई होते हैं, दे मर्डर इजाबेला's लवर, लोरेंजा को मार देते हैं और उसको जंगल में फेंक देते हैं। बट इजाबेला समहाउ शी मैनेजेस टू गेट हर लवर बैक। वो अपने लवर की डेड बॉडी को वापस ले लेती है और उसे कहाँ छिपा देती है, इन द पॉट ऑफ बैसिल। तभी इसका सब टाइटल है द पॉट ऑफ बैसिल। बैसिल के पॉट में उसकी डेड बॉडी छिपा देती है। बट हर ब्रदर दे कम टू नो दैट लोरेंजो's डेड बॉडी इज देयर। वो दोबारा वहां से निकलवा के उसकी बॉडी फेंकवा देती है। तो इस पोइम की जो कहानी है वो किससे मैच करती है, एक एलिस जैकोबियन एज का एक राइटर था जॉन वेबस्टर।
उसका एक प्ले है द डचेस ऑफ माल्फी, उससे मैच करती है, क्योंकि डचेस ऑफ माल्फी में भी जो माल्फी की रानी होती है उसको कौन मरवा देते हैं, उसके दो भाई उसको मरवा देते हैं। तो लगभग कहानी मैच करती है। तो दिस द स्टोरी ऑफ दिस पोएम इट रिजेंबल्स जैकोबियन राइटर जॉन वेबस्टर्स प्ले द डचेस ऑफ माल्फी। और इस पोएम के बारे में क्या कहा था जॉन कीट्स ने, क्योंकि ये उसकी मास्टरपीस है जॉन कीट्स की। द पोएम हैड ए सॉर्ट ऑफ फायर इन इट, सॉर्ट मैंने तो काइंड, वो कहता है इस पोएम में एक तरह की आग सी है, ठीक है। मींस दिस पोएम इज अ स्पेशल पोएम, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट पोएम है लॉन्ग पोएम जॉन कीट्स की है, वो है हाइपरियन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1819। इसका सबटाइटल एक पोएम है और इसको बाद में उसने इसका रिवाइज्ड वर्जन निकाला और इसका नाम दिया द फॉल ऑफ हाइपरियन। ये पोएम किसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो जॉन कीट्स था ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन मिल्टन आल्सो। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था एंड दैट्स व्हाई दिस पोएम इज बेस्ड ऑन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट पर बेस्ड है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई है, इन ब्लैंक वर्स में। सिमिलरली हाइपरियन भी किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स का मीनिंग क्या होता है, अनराइम्ड वर्स, एक ऐसी टाइप ऑफ पोइट्री जिसमें राइम स्कीम नहीं होती। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड वर्स, मींस अ टाइप ऑफ पोइट्री व्हिच इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, मींस वेयर देयर इज नो राइम स्कीम, राइम स्कीम नहीं होती। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स दे डोंट कम एट द एंड ऑफ द लाइंस, लाइंस के एंड में एक जैसी आवाज वाले शब्द नहीं आते, तो वो ब्लैंक वर्ड्स होते हैं। लेकिन ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेबल्स फिक्स होते हैं। इन ईच एंड एवरी लाइन देयर आर 10 सिलेबल्स। ब्लैंक वर्ड्स में हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, जैसे जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ये इनकम्प्लीट एपिक है 3 बुक्स में, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, इसमें जॉन कीट्स क्या प्रेजेंट करता है, द कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट करता है बिटवीन द ओल्डर एंड द यंगर जनरेशन ऑफ गोड्स। गोड्स की ओल्डर और यंगर जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट करता है। एक्चुअली जो कीट्स जो था ना, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद मिल्टन्स यूज ऑफ लैटिन इन पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है इट इज फेमस फॉर इट्स स्टाइल, स्टाइल के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि जॉन मिल्टन ने बहुत जबरदस्त स्टाइल यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में। इसलिए जो उसने बहुत सारे लैटिन वर्ड्स यूज किए हैं, ग्रीक वर्ड्स यूज किए हैं। और कीट्स क्या है जी, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद मिल्टन यूज ऑफ लैटिन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने जो लैटिन वर्ड यूज किया उससे सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उसने जॉन मिल्टन को सलाह भी दी। तो उसने कहा दैट्स व्हाई ही सेड इंग्लिश ऑट टू बी केप्ट, ऑट टू मैंने क्या होता है, शुड बी, इसलिए कहता है कि पॉइंट्स शुड बी इन इंग्लिश, कि पॉइंट्स इंग्लिश में लिखी जानी चाहिए। तो ये है हाइपरियन के बारे में। नेक्स्ट उसकी लॉन्ग पोइम है लेमिया, दिस इज द नेक्स्ट लॉन्ग पोइम ऑफ जॉन कीट्स, लेमिया, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1819। इसकी स्टोरी, इस पोइम की स्टोरी कहां से ली गई है, फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन्स पोइम एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, यहां से ली गई है इसकी स्टोरी। और इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, एक बहुत टाइम ओल्ड थीम उसमें प्रेजेंट करता है, साइंस बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड पोइट्री, कि सबसे पावरफुल कौन है, पोइट्री है या साइंस है। और इस पोइम में वो ये प्रेजेंट करता है दैट पोइट्री इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रीजन। तो इसमें वो ये शो करता है कि जो पोइट्री है इट डजंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ साइंस, साइंस के सामने स्टैंड नहीं करती, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। तो इसमें एक गॉड होता है, तो करेक्टर है, एक तो हर्मस है जिसका नाम गॉड है, लेमिया एक सरपेंट वुमेन है, लिसियस एक यंग यूथ है, और अपोलोनियस एक सेज है। ये है इसके अंदर। एक्चुअली स्टोरी क्या है कि लेमिया जो है वो एक सरपेंट वुमेन होती है एंड शी गेट्स ए ब्लेसिंग। तो उससे ब्लेसिंग से क्या हो जाती है, होती सांप है, वो वुमेन का रूप ले लेती है, सुंदर वुमेन का रूप। एंड शी मैरिज लिसियस, लिसियस से शादी कर लेती है। तो लिसियस क्या करता है, ही थ्रोज ए पार्टी इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट हिज मैरिज, उसके लिए वो पार्टी देता है। तो वहां पर वो बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करता है, और उन गेस्ट में एक सेज, एक ऋषि भी आता है जिसका नाम होता है अपोलोनियस।
तो जब ये स्टेज आता है, व्हेन दिस स्टेज ही लुक्स एट लेमिया पे देखता है, तो ही आइडेंटिफाइज, वो तुरंत पहचान लेता है दैट लेमिया इज नॉट इन रियलिटी अ वुमन, एक्चुअली शी इज अ सर्पेंट टर्न्ड इनटू वुमन। ये वास्तव में एक सांप है जो वुमेन में कन्वर्ट हुई। तो लेमिया जैसे ही अपोलोनियस को देखती है, शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। तो ये इसमें मेन थीम है। और इसमें एक बड़ी फेमस लाइन भी है। वो क्या फेमस लाइन है? फिलॉसफी विल क्लिप एन एंजल्स विंग। ये बहुत बड़ी फेमस लाइन है। ये जो साइंस है, विल क्लिप, क्लिप में होता है कट एन एंजल्स विंग, कि साइंस जो है इट डजंट बिलीव इन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में बिलीव नहीं करती, ठीक है। कि साइंस तो क्या करेगी, साइंस डजंट बिलीव दैट इवन एंजल्स हैव विंग्स। साइंस तो ये भी विश्वास नहीं करती कि फरिश्तों के भी पंख होते हैं। तो अगर कहती है अगर साइंस का बस चले तो साइंस विल क्लिप, क्लिप मैंने होता कट, कि साइंस तो क्या काट दे, एंजल्स के पंख भी काट दे। मीन्स साइंस इट डजंट बिलीव इन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में ये बिलीव नहीं करती। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ही इज अ वेरी लॉन्ग राइटर, जॉन कीट्स। His next very long poem is The Eve of Saint Agnes. This is the next long poem and a very famous poem of John Keats that was published in 1819. ये जो फेस्टिवल है, The Eve of Saint Agnes, it falls on 21st Jan. 21 जनवरी को हर साल आता है ये फेस्टिवल, और ये कीट्स मास्टरपीस है। और इसे कीट्स की क्या कहा जाता है, इस पोइम तो क्या कहा जाता है, कीट्स एनस मिराबिलस भी कहा जाता है। एनस मिराबिलस का मतलब होता है ए वंडरफुल वर्क। इसे, इस पोइम को जॉन कीट्स की वंडरफुल पोइम भी कहा जाता है। रियली अ वंडरफुल पोइम रिटन बाय जॉन कीट्स। Now, this poem is also written in Spenserian stanza, as P.B. Shelley Adonis is also written in Spenserian stanza. Spenserian stanza I have explained you. And the heroine of this poem is Madeline, and the hero of this poem is a Porphyro. Okay? And they both fall in love with each other and they both run away. दोनों भाग जाते हैं, और that's why this poem deals with elopement. Once there was a question in नेट में एक क्वेश्चन था, 4 पॉइंट दी गई थी जॉन कीट्स, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच पोइम ऑफ जॉन कीट्स डील्स विद इलॉपमेंट, कौन से पोइम इलॉपमेंट को डील करती है। दैट इज ईव ऑफ सेंट एग्नेस, बिकॉज मैडेलिन एंड पॉपरा हु बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर एंड दे रन अवे, ये भाग जाते हैं। ये एक फेस्टिवल होता है, इसमें ये माना जाता है कि इस शाम को, इस रात को, ईव को, अगर कोई जो वुमेन है, if she sleeps undressed without her clothes, अगर वो सोती है और looks at the moon, ठीक है, अपने हाथ अपने पिल्लो के नीचे देके, she sleeps without clothes and looks at the moon, तो फिर क्या होता है कि रात को सपने में उसका राजकुमार आता है, ठीक है, and then she marries that boy। और ऐसा ही होता है, पॉफियो इसके बंगले में जाता है उसी शाम को। Madeline is just sleeping on her bed and she is looking at the moon, and then they both decide to run away। तो ये स्टोरी है इसकी, The Eve of Saint Agnes। Next long poem written by John Keats is The Eve of Saint Mark, that was also published in 1819। ये एक इनकम्प्लीट पोइम है, और ये जो फेस्टिवल है The Eve of Saint Mark, it falls on 24th of April। 24 अप्रैल को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इंग्लैंड में। और इसमें भी एक बिलीफ है, एक सुपरस्टिशन है, एक विश्वास है वहां के लोगों का कि अगर कोई व्यक्ति चर्च को देखता है फ्रॉम 11 PM to 1 AM फॉर 3 years, कि अगर कोई आदमी लगातार 3 साल 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में चर्च को देखता है, तो वो क्या होगा, that person will be able to see who are about to die, मतलब कि जो लोग मरने वाले होंगे उसको पहले पता चल जाएगा कि कौन लोग मरने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक बिलीफ है। तो इसमें जो हीरोइन है वो है बर्था, शी इज द हीरोइन ऑफ दिस पोएम।
This belief is presented in this poem, The Eve of Saint Mark. अब आ जाओ कीट्स ओड्स की तरफ, जिसके लिए कीट्स सबसे ज्यादा फेमस है. कीट्स इज हाईली फेमस एज ए राइटर ऑफ ओड्स, बहुत ज्यादा फेमस है. कीट्स ने 6 ओड्स लिखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. कौन कौन से हैं? ऑड टू साइकी, ऑड टू ए नाइटिंगेल, ऑड ऑन ए ग्रेशियनर, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड टू मेलेंकली एंड ऑड टू ऑटम. ठीक है. सबसे पहला जो उसने ओड लिखा था वो था ऑड टू साइकी, और सबसे लास्ट में उसने जो ओड लिखा वो था ऑड टू ऑटम. ये मैं नेक्स्ट पे आपको बताता हूँ सारी चीजें. फर्स्ट रिटन ओड है ऑड टू साइकी, लास्ट रिटन ओड है ऑड टू ऑटम. ये ध्यान रखना, पहला ओड किसने, पहला ओड कौन सा था, लास्ट ओड कौन सा था. इसमें जो लॉन्गेस्ट ओड है वो ऑड टू ए नाइटिंगेल है जिसमें 80 लाइन्स हैं. शॉर्टेस्ट ओड जो है वो ऑड टू मेलेंकली है जिसमें 30 लाइन्स है. फर्स्ट 5 जो ओड्स हैं ऑटम को छोड़कर, ये सारे स्प्रिंग सीजन में लिखे गए थे, और लास्ट ओड नाम का ही पता चल रहा है ऑड टू ऑटम, ये ऑटम सीजन में लिखे गए थे. ठीक है. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ओड्स की. ये सारे के सारे 1819 में लिखे गए थे. यू मस्ट रिमेंबर दिस वन. ठीक है. अब ऑल द ओड्स वर रिटन इन 1819, लेकिन ये सारे के सारे 6 के 6 ओड्स इकट्ठे कब पब्लिश हुए थे? इन 1848. यू मस्ट रिमेंबर दैट वन. ठीक है. अब कीट्स अपने ओड में कौन सी चीज को फॉलो करता है? हाइब्रिड फॉर्म को फॉलो करता है. ना तो वो पिंडारी कोड वाला पैटर्न फॉलो करता है, ना वो हरेशियन ओड वाला पैटर्न फॉलो करता है. वो क्या करता है, अपने ओड किस में लिखता है, कौन से स्टेंजे में लिखता है? तो वो अपने जो ओड्स है वो 10-10 लाइन के एक स्टेंजे में लिखता है. 10 लाइन में क्या है जी, शेक्सपियर क्वार्टेट यूज कर लेता है. क्वार्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स. तो 4 लाइन का तो शेक्सपियर वाला क्वार्टरिन यूज कर लेता है, और पेट्राकन सोनेट का सस्टेड यूज कर लेता है. सस्टेड क्या होता है? स्टेंजा ऑफ 6 लाइन. तो इस प्रकार वो शेक्सपियर और पेट्राकन दोनों को मिक्स करके एक न्यू वेराइटी में लिखता है, इसलिए वो हाइब्रिड फॉर्म हो गए. ठीक है. तो 10 लाइन्स ऐसे वो अरेंज करता है. अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसका सबसे लेंथी, लॉन्गेस्ट और सबसे बढ़िया ओड, ऑड टू ए नाइटिंगेल. मैंने आपको बताया था ओड जो होता है उसकी थीम यूनिवर्सल होती है, सीरियस होता है, किसी ना किसी को एड्रेस्ड होता है. जैसे ऑड टू ए नाइटिंगेल किसको एड्रेस्ड है? नाइटिंगेल को एड्रेस्ड है. लॉन्गेस्ट ओड है. और इसकी थीम क्या है? इस ओड की थीम है परमानेंस ऑफ आर्ट, की जो आर्ट होती है वो परमानेंट होती है. एंड द ट्रांजिटोरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी. ट्रांजिटोरीनेस का मतलब होता है शॉर्ट लिव, कि जो मनुष्य की जिंदगी और जो सुंदरता होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं. आर्ट परमानेंट होती है. रियलिटी में यही है. आप देख लो जो ताजमहल है या आप रेड फोर्ट देख लो, कब बने थे? बहुत साल पहले बने थे. आज भी वो मौजूद हैं. वेयर एज इस इतने साल के दौरान पता नहीं कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोग मर गए. तो वही वो शो करना चाहता है दैट आर्ट इज परमानेंट. आर्ट के अलग अलग फॉर्म होते हैं. आर्ट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ बुक्स. आज भी आप होमर की बुक पढ़ते हो, वर्जिल की, उनको मरे हुए पता नहीं कितने सेंचुरीज हो गई. ठीक है. आर्ट आज भी परमानेंट है. तो आर्ट वो कहता है कि परमानेंट होती है, वेयर एज ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी दे आर टेम्परेरी. वो टेम्परेरी होते हैं. तो यहाँ पर वो आर्ट प्रेजेंट करता है थ्रू द नाइटिंगेल सॉन्ग. यहाँ वो किसी एक बुलबुल की बात नहीं कर रहा. इन दिस पोएम जॉन कीट्स ही टॉक्स अबाउट द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल. वो कहता है नाइटिंगेल का जो गाना है इट इज एन आर्ट और इट इज परमानेंट. कहता है जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से उसका गाना चलता आ रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू, और ये हमेशा चलता रहेगा. ठीक है. तो ये उसका एक पर्सनल ओड है. पर्सनल क्योंकि इसमें वो क्या जी अपने भाई की बात करता है, टॉम की डेथ की, क्योंकि उसका भाई भी टीबी से मर गया था. तो इसमें वो अपने भाई की डेथ की बात करता है. ये मैंने बता दिया आपको. इसमें कुछ वो ग्रीक टर्म्स यूज करता है. जब भी नेट का एग्जाम होता है तो वो इस ओड से वो ग्रीक टर्म्स पूछते हैं. जैसे इसमें एक टर्म आती है बैकस. अब बैकस कौन है? गॉड ऑफ वाइन. ठीक है. गॉड ऑफ वाइन है, याद रखना. एक इसमें टर्म आती है हाइपरियन, जिसपे उसने लॉन्ग पोएम भी लिखी थी. ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में.
एक्चुअली हाइपरियन क्या है जी, एक सेक्रेड रिवर है, एक पवित्र नदी है, किसकी भाई, म्यूजिस की। म्यूजिस क्या है जी, ग्रीक मैथोलॉजी में म्यूजिस क्या माना जाता है, गॉडेस ऑफ आर्ट्स, आर्ट की देवियों को म्यूजिस कहा जाता है। और ग्रीक मिथोलॉजी में देयर आर 9 म्यूजिस, 9 म्यूजिस हैं, पोइट्री की अलग है, पेंटिंग की अलग है, म्यूजिक की अलग है, तो 9 म्यूजिस माने जाता है। तो उनकी ये रिवर है, सेक्रेड रिवर है। और ये रिवर कहाँ से निकलती है, हॉर्स के माउथ से, कि हॉर्स का माउथ बना हुआ है और उसके बीच में से पानी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, ये ग्रीक टर्म्स यूज करता है इसमें। अब इसमें है क्या एक्चुअली, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, फिर फेमस कोट्स भी आपको बताता रहूंगा। ये इस पोइम की फर्स्ट लाइन है, जो पता नहीं कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। माई हार्ट एक्स एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन। एक्चुअली क्या है जी, ये पोइम जॉन कीट्स ने कब लिखी थी, जॉन कीट्स क्या है जी, अपने घर के बैकयार्ड में बैठा था। तो इवनिंग का टाइम था और ट्री में, वहां वृक्ष था और वृक्ष में एक नाइटिंगेल बैठी थी, एंड शी वाज सिंगिंग ए वेरी स्वीट सॉन्ग, बहुत मीठा गाना गा रही थी। तो उसके गाने को सुनने के बाद जॉन कीट्स ने ये पोइम लिखी थी, और टू ए नाइटिंगेल, ठीक है। तो इसमें वो नाइटिंगेल की शुरुआत में कहता है इस पोइम की, कि नाइटिंगेल इतना मीठा गाना गा रही थी कि उसके दिल में दर्द शुरू हो गया। कहता ना, माई हार्ट एक्स, माई हार्ट पेन्स। अब वो बुलबुल को कहता है कि मेरे दिल में जो दर्द शुरू हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ जेलसी, जेलसी के कारण नहीं शुरू हुआ कि मैं आपसे चलता हूँ, कि आप इतना मीठा गा रहे हो, नहीं। कहते मेरे दिल में दर्द इसलिए शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस ऑफ द साउंड, आपका गाना इतना सुरीला है, दैट माई हार्ट इज एक्टिंग, ठीक है। एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स। और कहता है कि मैं आपका गाना सुनने में इतना मस्त हो गया, दैट नमनेस हैज स्प्रेड ओवर माय बॉडी, कि मेरी बॉडी में क्या आ गया, नमनेस। नमनेस जानते हो क्या होता है, सूनापन, बॉडी सूनी हो जाती है। तो नाउ दैट नमनेस इज पेनिंग आल्सो। तो इस प्रकार वो नाइटिंगेल के गाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता है, बहुत ज्यादा आनंद लेता है। फिर नाइटिंगेल को कहता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन योर वर्ल्ड, कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहता हूँ, क्योंकि नाइटिंगेल कहाँ गाती हैं, रात को गाती हैं, जंगल में रहती हैं। तो कहता है आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन यू इन योर वर्ल्ड। अब कहता है कि मैं कैसे आऊं आपके पास। तो पहले कहता है कि मैं शराब पी के आऊंगा, कहता है ना द व्यूलेस, वो कहता है ना बैकस वर्ड आया था, कहता है मैं शराब पीऊंगा, शराब पी के नशा चढ़ेगा, मैं तेरी दुनिया में आ जाऊंगा। फिर जॉन कीट्स कहता है नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, शराब पीकर आप कहाँ पहुंच सकते हो नाइटिंगेल के उसमें। फिर वो कहता है नो नो, आई विल कम टू यू विद द हेल्प ऑफ द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी। व्यूलेस विंग्स का मतलब होता है इमेजिनेशन। कहता आई विल विजिट योर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, कहता कल्पना के साथ मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि कल्पना में आप एक सेकंड में कहीं पहुंच सकते हो। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर आप दिल्ली का भी विजिट आपने किया है, तो अभी आप सोचो कि मैं दिल्ली हूँ, तो आप एक सेकंड में दिल्ली पहुंच जाओगे विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। इतना पावर होती है इमेजिनेशन। तो आप इमेजिन करने लग जाते हो कि दिल्ली में मैं कहाँ गया, कैसे क्या किया, तो सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। तो ही आल्सो डिसाइड टू विजिट द नाइटिंगेल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की सहायता से वहां जाने का डिसीजन करता है, और नेक्स्ट मोमेंट तो वो नाइटिंगेल के साथ बैठा होता है पेड़ पर, टहनी पे, मीठा मीठा गाना उसके कानों में पड़ रहा होता है। चारों तरफ क्या होता है, अंधेरा होता है पूरा। लेकिन नाइटिंग ऑफ जॉन कीट्स क्या कहता है कि दो देयर इज अ डार्कनेस ऑल अराउंड, बट आई कैन स्मेल द, आई कैन टेल द फ्लावर्स ग्रोन अंडरनीथ। कहता है कि जो अंडर द ट्री जो फ्लावर्स ग्रो हुए हुए हैं, कहते मैं उनको बता सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मेल। कहते सूंघ के बता सकता हूँ नीचे कौन कौन से फ्लावर ग्रो किए हुए हैं। अब जो जॉन कीट्स है ना, उसको पेनफुल डेथ से बहुत डर लगता था। अब वो क्या जी, इतना मीठा मीठा गाना जब उसके कानों में पड़ रहा होता है, तो जॉन कीट्स ही विशेस टू डाई, कहता अब मुझे डेथ आ जाए। क्यों डेथ आ जाए, वो ये सोचता है कि नाउ डेथ विल नॉट बी पेनफुल। कहता अब डेथ इतनी पेनफुल नहीं होगी, क्योंकि इतना मीठा मीठा गाना जब कानों में जा रहा है, तो डेफिनेटली डेथ विल नॉट बी पेनफुल, ठीक है। अब यहाँ पर वो अपने भाई की भी बात करता है, ये रहा।
The weariness, the fever, and the fret. Here where men sit and hear each other ground. Where apology shakes a few, last grey hair. Where youth grows pale, spectre thin and dies. ये 4 लाइनें हैं, मैं यहाँ पर एक ही लाइन लिख पाया हूँ, 4 लाइनें मैंने आपको बता दी हैं। इन 4 लाइनों के द्वारा जॉन कीट्स किसकी बात करता है? अपने भाई की डेथ की। वो दुनिया बताता है, कहता है व्हाट इज दिस लाइफ, कहता है ये जिंदगी क्या है। वियरीनेस, टायर्डनेस होती है। फीवर एंड फ्रेट का मतलब होता है सोरोज एंड सफरिंग। वो कहता है कि दिस लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज एंड सफरिंग, कहते हैं ये जिंदगी दुख और दर्द से भरी हुई है, ठीक है। हियर वेयर मेन सिट एंड हियर ईच अदर ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है दुख, कहता है जहां पर लोग बैठते हैं और एक दूसरे के दुख सुनते हैं, ठीक है। पॉलजी शेक्स ए फ्यू, पॉलजी एक डिसीज होती है जिसमें पूरी बॉडी क्या करने लग जाती है, शेक्स करने लग जाती है, कहता है कई लोगों को पॉलजी हो जाती है, ठीक है। ग्रे हेयर, उनके बाल सफेद हो जाते हैं। और चौथी लाइन में अपने भाई की बात करता है, वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहां पर जो नौजवान है वो पीले पड़ जाते हैं। फैक्टर थिंग मीन्स कंकाल की तरह पतले हो जाते हैं, क्योंकि टीबी में आदमी बिल्कुल पतला हो जाता है, कहता है कंगाल की तरह पतले हो जाते हैं। एंड डाइज बिकॉज इन द फोर्थ, थ्रू द फोर्थ लाइन जॉन किड्स ही टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम हु डाइड ड्यू टू टीबी, याद रखना। Nancy can't treat us so well as she is famed to do, deceiving elf. अब वो कल्पना में खोया होता है, इतने में जो नाइटिंगल वहां बैठी होती है, कहां पर, ट्री में, शिफ्लाइज अवे, वो भाग जाती है, उड़ जाती है, शिफ्लाइज अवे। जब वो उड़ जाती है तो उसका गाना जॉन कीट्स के कानों में आना बंद हो जाता है। देन ही कम्स बैक टू रियलिटी, वो रियलिटी में वापस आ जाता है। इसलिए वो क्या कहता है, फैंसी कांट टीट अस सो वेल एज शी इज फेम टू डू। फैंसी मैंने तो इमेजिनेशन, कहते हैं कि कल्पना लंबे समय तक हमें क्या है जी, रियलिटी से दूर नहीं रख सकती, है ना। फैंसी कांट टीट अस सो वेल एज शी इज फेम टू डू मींस इमेजिनेशन कांट कीप अस आउट ऑफ रियलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। इमेजिनेशन ज्यादा लंबे समय तक हमें रियलिटी से दूर नहीं रख सकती, इसलिए वो इमेजिनेशन को क्या कहता है, डिसीविंग एल्फ। एल्फ मैंने क्या होता है, फेरी परी। वो इमेजिनेशन को क्या कहता है, दैट इमेजिनेशन इज ए डिसीविंग फेरी, वो तो एक धोखा देने वाली परी है। तो इस पॉइंट के द्वारा जॉन कीट्स ये भी एक मैसेज देता है दैट वी शुड एक्सेप्ट रियलिटी, हमें रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी, हमें रियलिटी से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम भागेंगे बट अल्टीमेटली वी विल हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी। तो बेटर टू एक्सेप्ट रियलिटी, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ये लास्ट की 2 लाइन्स हैं इस पॉइंट की। जब वो नाइटिंगेल उड़ जाती है तब वो एकदम ऐसे जागता है, क्या कहता है, वॉज इट ए विजन और ए वेकिंग ड्रीम, क्या ये मेरी कल्पना थी या जागते हुए सपना था। फ्लड इज द म्यूजिक, म्यूजिक चला गया क्योंकि नाइटिंगेल वहां से उड़ जाती है। डू आई वेक और स्लीप, कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। तो these two the last line of this poem or to a nightingale. Come to his very next wonderful poem, Ode on a Grecian Urn. ग्रेशियन का मतलब होता है ग्रीक, अर्न मैंने होता है कलश। कलश मीन्स जिसमें आदमी को जलाने के बाद उसकी जो अस्थियां रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्न। ग्रीक में भी क्या है, ग्रीक में भी जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, बॉडीज आर क्रीमेटेड, बॉडीज को जलाया जाता है और उसकी फिर उसकी एशेज, उसकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है। तो वैसे ही क्या जी, एक दिन जॉन कीट्स लंदन म्यूजियम में गया, तो वहां पर ग्रीक आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का एक कॉर्नर था। तो वहां पे एक कलश पड़ा था जिसमें लॉर्ड होलैंड की अस्थियां पड़ी थी। उस कलश के ऊपर क्या था, बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें थी। तो उससे वो इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ जॉन कीट्स दैट ही रोट दिस पोएम ऑड ऑन ए ग्रेशियन, उसने ये पोएम लिख दी, ठीक है। और ये क्या दिखाती है, कीट्स हेलेनिज्म दिखाती है, कीट्स लव ऑफ ग्रीक आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर दिखाती है। थीम इसकी और टू ए नाइटिंगेल जैसी ही है कि आर्ट इज परमानेंट वेयर एज ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी दे आर टेम्परेरी। क्योंकि आज भी अगर आप लंदन में जाते हो, लंदन के म्यूजियम में, तो वो कलश आज भी वही है। देखो जॉन कीट्स को मरे हुए कितने साल हो गए, पता नहीं कितने साल से वो कलश वहां पर है। तो वो यही कहता है दैट आर्ट इज परमानेंट
whereas human life and beauty they are temporary। ये सजेस्ट करता है। इसमें कुछ फ्रेजेस आते हैं जैसे कि कोल्ड पेस्टल, इस कलश को वो कोल्ड पेस्टल कहता है। कोल्ड क्यों कहता है? बिकॉज द अर्न इज मेड ऑफ मार्बल, जो अर्न था वो मार्बल का बना हुआ था, संगमरमर का, इसलिए ठंडा। पेस्टल रूरल क्यों कहता है इसे? बिकॉज दे आर पिक्चर्स ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण लाइफ की तस्वीरें होती हैं इसके ऊपर, दैट्स व्हाई ही कॉल्स इट कोल्ड पेस्टल। इसे सिल्वियन हिस्टोरियन कहता है। सिल्वियन का मतलब क्या होता है? रूरल। हिस्टोरियन मैंने क्या होता है? इतिहासकार, आप जानते हो, क्योंकि कलश के ऊपर किसकी पिक्चर है? रूरल लाइफ की। एंड दे टेल ए स्टोरी, दैट्स व्हाई जॉन कीट्स ही कॉल्स दिस अर्न, इस अर्न को क्या कहता है? सिल्वन हिस्टोरियन कहता है। ये फ्रेज अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैंने डिस्कस किया है। अच्छा, पहले मैं इस ओड के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसकी कोटेशन डिस्कस करूंगा। एक्चुअली इस कलश के ऊपर बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें हैं। जैसे एक तस्वीर क्या है जी? देयर आर पिक्चर्स ऑफ ट्रीज, देयर ट्रीज की तस्वीरें। अब जॉन किट्स ये कहता है कि कलश के ऊपर जो ट्रीज डिपिक्ट किए गए हैं, दे विल ऑलवेज रिमेन ग्रीन, कहता हमेशा ग्रीन रहेंगे। दे विल नेवर शेड देयर लीव्स, वो अपने पत्ते नहीं गिराएंगे, वो तो परमानेंट होगा। कहता वेयर एज इन रियल लाइफ, कहता रियल लाइफ में क्या होता है? द ट्रीज दे शेड देयर लीव्स, जो ट्रीज होता है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं विद द कमिंग ऑफ ऑटम, जैसे पतझड़ शुरू होती है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो परमानेंट क्या हुआ? आर्ट। रियल लाइफ में चीजें परमानेंट, जो ट्रीज है वो परमानेंट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे दूसरी तस्वीर क्या होती है? द सेकंड पिक्चर इज दैट ऑफ ए लवर एंड द बिलवर्ड, एक लवर और बिलवर्ड की तस्वीर है। द लवर इज ट्राइंग टू किस हिज बिलवर्ड, लवर अपने बिलवर्ड को किस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किस कर नहीं पा रहा, थोड़ा सा गैप दिखा रहा है। अब वो कहता है कि जो लवर और बिलवर्ड अर्न के ऊपर दर्शाए गए हैं, दे विल ऑलवेज रिमेन यंग, कहता वो हमेशा यंग रहेंगे। अगर आप 5000 साल के बाद भी उन लवर को देखोगे जो कलश के ऊपर है, दे विल रिमेन यंग, दे विल नेवर गेट ओल्ड, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। दे विल नेवर लूज देयर ब्यूटी, वो अपनी ब्यूटी भी नहीं खोएंगे। एंड देयर लव विल रिमेन द सेम, और उनका प्यार एक जैसा रहेगा। वेयर एज इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में क्या होता है? द लवर एंड द बिलवेड दे ग्रो ओल्ड, बूढ़े हो जाते हैं। दे लूज देयर ब्यूटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो बूढ़े भी होते हैं, अपनी सुंदरता भी होती है, और उनमें लव भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार कहता है कि जो कलश के ऊपर जो चीजें है वो परमानेंट है, वेयर है जो हमारी रियल लाइफ में ह्यूमन ब्यूटी, ह्यूमन लाइफ है, वो टेम्परेरी। इसमें एक पिक्चर और होती है, एक फ्लूट प्लेयर की, एक बांसुरी वादक की, वो एक वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहा है, कलश के ऊपर होती है। अब जॉन किट्स क्या कहता है कि जो फ्लूट प्लेयर फ्लूट बजा रहा है, he will never get tired of playing the flute, कहता है वो बांसुरी बजाते हुए कभी नहीं थकेगा। आप जब भी देखोगे वो बांसुरी बजाता हुआ मिलेगा। वेयर एज इन रियल लाइफ में क्या होता है? ए फ्लूट प्लेयर गेट्स टायर्ड, एक फ्लूट प्लेयर क्या होता है? थक जाता है। आफ्टर प्लेइंग फ्लूट फॉर ए सम टाइम, कुछ समय के बाद वो फ्लूट बजाने के बाद थक जाता है। तो इस प्रकार वो कहता है कि आर्ट परमानेंट होती है, ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी टेम्परेरी होती है। ये इसकी पहली लाइन है। पहली लाइन बहुत फेमस है सारे ओड्स की, स्पेशली इन दो ओड्स की बहुत फेमस लाइन है, ये डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई हुई है। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ स्टिलनेस, एक्चुअली पहली लाइन में जॉन कीट्स मेटाफर यूज करता है। मेटाफर एक रूपक अलंकार होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है। पहली लाइन में जो जॉन कीट्स है वो ग्रेशियन अर्न की तुलना किससे करता है? ब्राइड से करता है, दुल्हन से करता है। ही कंपेयर्स ग्रेशियन अर्न टू ए ब्राइड, एक दुल्हन के साथ। अनरेविस्ड मैंने क्या होता है? चेस्ट, पवित्र दुल्हन से करता है, ठीक है। जिस प्रकार अभी दुल्हन पवित्र है, whose chastity has not been broken, जिसकी पवित्रता अभी नष्ट नहीं हुई है। Similarly, he compares Grecian urn to a pure bride. Why? Because Grecian urn is still the same, आज भी वैसे का वैसे है। इट इज प्योर, आज भी प्योर है, आज भी चेस्ट है, इसलिए वो कंपैरिजन करता है, ध्यान रखना। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये कोटेशन तब यूज करता है जब वो कंपेयर करता है म्यूजिक बाय द फ्लूट प्लेयर ऑन द अर्न एंड म्यूजिक इन द रियल लाइफ। कहता है जो बांसुरी वादक बांसुरी जो संगीत बजा रहा है
वो हमेशा फ्रेश रहेगा, नया रहेगा, क्योंकि हम इमेजिन करेंगे कि वो कौन सा गाना गा रहा है। लेकिन रियल लाइफ में क्या कहता है कि जो भी गाने होते हैं दे आर टेम्परेरी होते हैं, दे लूज देयर चार्म, सबका चार्म खत्म हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे ही समय होता है, गुजरता है, तो उनका चार्म खत्म हो जाता है। 4 या 5 बार जब हम कोई गाना सुन लेते हैं तो फिर वो इतना हमारे को अपीलिंग नहीं रहता। तभी वो कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। मेलोडीज का मतलब है सॉन्ग। जो हम गाने सुनते हैं वो स्वीट होते हैं, लेकिन जिन गानों की हम कल्पना करते हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। But the songs we imagine, they are better than the heard song. Heard song से ज्यादा अच्छे होते हैं, ये ध्यान रखना। एक इसमें ये होता है more happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever painting and forever young। यहाँ पर वो कलश के ऊपर जो लवर है उनकी बात कर रहा है, उनको कहता है कि तुम बहुत खुश हो। कहता ना मोर हैप्पी लव, कहता तुम तो ब्लेस्ड हो। जो कलश के ऊपर जो लवर दर्शाए गए उनको कहता है फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड। कहता जो तुम्हारा प्यार रहेगा वो हमेशा वार्म रहेगा, यंग रहेगा, तुम्हारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यू विल ऑलवेज एंजॉय योर लव। फॉर एवर पेंटिंग मैंने था हाफना, क्योंकि लवर बिलवर्ड का पीछा कर रहा था भाग के, तो उसको सांस चढ़ा हुआ है। कहता तुम सदा के लिए हाफते रहोगे, सदा के लिए जवान रहोगे। वाई? बिकॉज the lovers depicted on the urn, they will never lose their beauty। उनकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी। whereas in real life में क्या होता है, the lovers they lose their beauty, they lose their love with the passage of time। टाइम बीतने के साथ साथ उनका प्यार, उनकी सुंदरता सब नष्ट हो जाती है। और इस पॉइंट की जो लास्ट की 2 लाइन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सत्यम शिवम सुंदरम। वही बात कहता है ब्यूटी इज ट्रुथ, truth is beauty, that is all you know on earth and all you need to know। क्या कहता है? ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता सत्य है, सत्य सुंदरता है, यही सत्य है। दैट इज ऑल, यही सत्य है। ये मैंने होता है यू नो ऑन अर्थ, ये तुम पृथ्वी पर जानते हो। एंड ऑल यू नीड टू नो, यही तुम्हें जानने की जरूरत है। इन शॉर्ट सत्यम शिवम सुंदरम। वो क्या कहना चाहता है? He wants to say that every beautiful thing must be true। जो भी सुंदर चीज है वो सत्य होनी चाहिए। And truth is always beautiful। और सत्य जो होता है वो हमेशा ही सुंदर होता है, ये ध्यान रखना। And that's why he says सत्यम शिवम सुंदरम। और beauty is truth, truth is beauty। इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जिससे हम कहते हैं कायाज्मस। यहाँ पर वो फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है कायाज्मस, CHIASMUS, कायाज्मस फिगर ऑफ स्पीच अलंकार यूज करता है। कायाज्मस में क्या होता है कि जो शब्दों का ऑर्डर पहले क्लोज में होता है दूसरे क्लोज में आके रिवर्स हो जाता है। जरा देखिए, पहले क्लोज में क्या था? ब्यूटी इज ट्रुथ। दूसरे क्लोज में रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ट्रुथ इज ब्यूटी। तो कभी भी आपको इस तरह की लाइन मिलती है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है? कायाज्मस। याद रखना, CHIASMUS, कायाज्मस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑट टू मेलेंकली। मेलेंकली मैंने होता है सैडनेस। अब यहाँ पर इस पॉइंट में जॉन किट्स ही गिव्स अ न्यू डेफिनेशन ऑफ सैडनेस। सैडनेस की एक न्यू डेफिनेशन देता है। जॉन किट्स ने इसका पहला स्टेंजा छोड़ दिया था और ये मेलेंकली को डील करती है, सैडनेस को डील करती है। हम सारे ये समझते हैं कि सैडनेस कहाँ पाई जाती है? विद सोरोज एंड सफरिंग। लेकिन इस ओड में जॉन किट्स ये कहता है कि ट्रू मेलेंकली, ट्रू सैडनेस इज नॉट फाउंड विद सोरो एंड सफरिंग। कहता है कि जो सच्ची उदासी है वो दुख में नहीं मिलती। सच्ची उदासी कहाँ पाई जाती है? ब्यूटी एंड जॉय के साथ। वाई? बिकॉज बोथ ब्यूटी एंड जॉय दे आर टेम्परेरी, दोनों ही टेम्परेरी है। जब सुंदरता नष्ट हो जाती है तो हम परमानेंटली सैड हो जाते हैं, और जॉय तो आप जानते हो ये भी टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए आता है, देन अगेन वी बिकम सैड। तो इस प्रकार वो दिखाता है कि जो ट्रू मेलेंकली है, जो रियल में जो सैडनेस है, इट इज फाउंड विद बोथ ब्यूटी एंड जॉय। तो यहाँ पर वो 4 चीजों को पर्सोनिफाई करता है। पर्सोनिफाई एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग।
कि मानव के गुण किसको दिए जाते हैं, निर्जीव चीजों और भाववाचक चीजों को जब मानव के गुण दिए जाते हैं उन्हें हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें वो किसको पर्सोनिफाई करता है, जॉय को, ब्यूटी को, डिलाइट को और प्लेजर को। ध्यान रखना, हैरल्ड ब्लूम एक बहुत बढ़िया क्रिटिक है, उसने इस ओड की प्रेज की और इस ओड को क्या कहा, अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। उसने इस ओड को जॉन कीट्स का वंडरफुल एग्जाम्पल कहा नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, इसकी जो पहली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो नो गो नॉट टू लीड। लीड एक ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कहता नहीं नहीं, यहां मत जाओ, इस नदी में मत जाओ, डोंट फॉरगेट। क्लियर, तो पहली लाइन ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें थीम है कि जो उदासी है, जो ट्रू मेलैंकोली है, वो कहाँ पाई जाती है, विद ब्यूटी एंड जॉय। वाई, बिकॉज बोथ ब्यूटी एंड जॉय दे आर टेम्परेरी, दोनों टेम्परेरी हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं। क्या कहता है, she dwells with beauty, beauty that must die, and joy whose hand is ever at the lips bidding adieu. She यहाँ कौन है, melancholy, उदासी। देखो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण अलंकार में क्या करते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। अब melancholy क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। नॉन लिविंग जो एब्स्ट्रैक्ट चीज के लिए जब आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हो, ह्यूमन क्वालिटीज यूज करते हो, ह्यूमन ऑर्गन्स यूज करते हो, तो वहां पर्सोनिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, शी कौन है, मेलैंकोली, उदासी। ड्वेल्स में होता लिव, उदासी कहाँ पाई जाती है, ब्यूटी के साथ। ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ब्यूटी दैट मस्ट डाई मीन्स ब्यूटी दैट इज शॉर्ट लिव्ड। सुंदरता कहती थोड़े समय के लिए आती है। एंड व्हेन ब्यूटी इज गॉन, जब ब्यूटी खत्म हो जाती है, देन वी रिपेंट, तब हम पछताते हैं, तब हम सैड हो जाते हैं। तो इसलिए कहता है ब्यूटी इज टेम्परेरी, एंड दैट्स व्हाई विद द लॉस ऑफ ब्यूटी देयर इज अ ट्रू मेलैंकोली। दूसरा क्या कहता है, एंड जॉय, कहता है ट्रू मेलैंकोली कहाँ पाई जाती है, जॉय के साथ, आनंद के साथ। whose hand is ever at the lips bidding adieu, adieu मैंने क्या था, बाय बाय, ये एक फ्रेंच टर्म है। और दूसरी लाइन में वो मेटाफर यूज करता है, मेटाफर भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। हैंड वर्ड आ गया, कभी जॉय के हाथ थोड़ी होते हैं, हाथ किसके होते हैं, ह्यूमन बींग्स के। तो जॉय को पर्सोनिफाई किया गया, कहते ब्यूटी किसके साथ पाई जाती है, आनंद के साथ। कौन सा आनंद, जिसके हाथ हमेशा कहाँ होते हैं, लिप्स पर, बाय बाय करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, द मीनिंग ऑफ दैट वन इज दैट जॉय इज आल्सो टेम्परेरी। So he, according to John Keats, both beauty and joy, they are temporary. When they are gone, there comes true melancholy in our life. तब हमारी लाइफ में true melancholy आती है। तो ये याद रखना, ये important line. Ode on indolence, indolence मैंने कहा था laziness। इस पॉइंट में वो laziness को सेलिब्रेट करता है। जॉन कीट्स कहता है कि sometimes laziness is also a period of enjoyment। कई बार हमारी लाइफ में भी होता है कि कई बार हमें क्या है जी, लेजी होना बहुत अच्छा लगता है। लेजी जानते हो, सुस्त। कई बार हमें सुस्ती बड़ी अच्छी लगती है, सोए पड़े तो चलो सोए पड़े हैं, दैट्स वेरी वंडरफुल। तो कहता है कई बार ये मूड भी इंजॉय करना चाहिए, द मूड ऑफ लेजीनेस। इस पे अल्फ्रेड टेनिसन ने भी एक पोइम लिखी थी लेजीनेस पे, अगर आपको याद हो, द लोटस ईटर्स, जिसमें यूलिसिस और उसके जो दोस्त थे वो क्या होते हैं, लोटस ईटर। वो लोटस खा के वो भी मस्ती में आ जाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर वो इंडोलेंस की बात करता है, लेजीनेस की बात करता है। अब जॉन कीट्स को एक्टिव करने के लिए तीन चीजें उसके सामने आती हैं। पहले एम्बिशन आती है, लव, पोइट्री, तीनों उसको इनकरेज करते हैं, खड़ा हो, कुछ काम कर। लेकिन जॉन कीट्स क्या करता है, ही इग्नोर्स ऑल दीज थिंग्स एंड ही एंजॉयज दैट वंडरफुल स्टेट, उस स्टेट का आनंद लेता है। फर्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन मॉर्न मैंने कहा था, वन मॉर्निंग बिफोर मी वर थ्री फिगर्स सीन। कहता है एक सुबह मेरे सामने तीन फिगर्स आए। वो तीन फिगर कौन कौन से थे, अम्बिशन, लव एंड पोइट्री, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन वो उन सबको रिजेक्ट करता है एंड ही एंजॉयज दैट वंडरफुल स्टेट। नेक्स्ट उसका जो सबसे फेमस ओड है वो ऑड टू ऑटम, जैसे कि टाइटल बता रहा है ऑटम। इन दिस ओड जॉन कीट्स ही डिस्क्राइब्स ऑटम, ऑटम का वर्णन करता है, पतझड़ ऋतु का वर्णन करता है वंडरफुल वे। तीन पहरों में ऑटम सीजन का वर्णन करता है। पहले
पहले पैरे में जो जॉन कीट्स है वो ऑटम सीजन के फ्रूट्स और वेजिटेशन की बात करता है। दूसरे पहरे में, दूसरे स्टेंजा में जॉन कीट्स ऑटम सीजन की एक्टिविटीज का वर्णन करता है कि ऑटम सीजन में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। और थर्ड पैसेज में जो जॉन कीट्स है वो ऑटम सीजन के म्यूजिक की बात करता है। ठीक है, तो ये लास्ट ओड था जो कीट्स ने लिखा था। ऑटम सीजन को वो डिस्क्राइब करता है। इसकी फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मैलो फ्रूटफुलनेस, कि ऑटम सीजन में इंग्लैंड में क्या होता है, धुंध फैल जाती है। मैलो मैंने क्या होता है, स्वीट फ्रूटफुलनेस। और ये धुंध सूरज के साथ मिलकर क्या करती है, जितने भी फ्रूट्स होती है उनको राइप करती है, पक्का कर देती है। इसलिए जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे जो ट्रीज होते हैं दे आर लोडेड विद एप्पल्स, एप्पल से भर जाते हैं। जो वाइन्स होती हैं दे आर लोडेड विद ग्रेप्स। ठीक है, ये जो हेजल सेल्स होते हैं दे आर लोडेड विद कर्नल, अखरोट की गिरी आ जाती है उसमें। हर जगह फूल ही फूल होते हैं, फल ही फल होते हैं। वो डिस्क्राइब करता है पहले स्टेंजे में। ठीक है, और ये थर्ड स्टेंजे की लाइन है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि थर्ड स्टेंजा में मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, ऑटम सीजन के म्यूजिक की बात करता है, लेकिन वो दोबारा कल्पना में खो जाता है। ही गेट्स लॉस्ट इन इमेजिनेशन, और क्या कहता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं। बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस दैट ही इज डिस्क्राइबिंग ऑटम, so that's why he comes back to reality। वो कहता नहीं नहीं, ऑटम में स्प्रिंग जैसा गाना थोड़ी हो सकता है, ऑटम हैज इट्स ऑन स्वीट म्यूजिक। कहता ऑटम का अपना स्वीट म्यूजिक है। जैसे कि ऑटम में क्या होता है, क्रिकेट सिंग, झिंगूर गाते हैं, लैम ब्लीड, जो लैम होता है यंग वंस ऑफ गॉड, वो ब्लीड करता है। तो ये है, ठीक है, ये दो पहरे बता दें। बीच वाला जो पहरा है ना उसमें वो ऑटम सीजन की एक्टिविटीज डिस्क्राइब करता है। अब ध्यान से सुनना, वो ऑटम सीजन की एक्टिविटीज चार पिक्चर्स के द्वारा डिस्क्राइब करता है। कौन कौन सी है, पहली जो पिक्चर है वो एक फार्मर की है। एक फार्मर क्या है जी, लेटा हुआ है एक ढेरी के ऊपर, और हवा चल रही है, और उसके हवा के कारण क्या है जी, उसके बाल क्या है जी थोड़े थोड़े उड़ रहे हैं। दूसरी पिक्चर इसमें जो प्रेजेंट की जाती है वो की जाती है रीपर की। रीपर क्या होता है, रीपर बना रीप से, फसल काटने वाला। ठीक है, तो उसमें पिक्चर प्रेजेंट की जाती है कि एक जो पर्सन होता है वो फसल काट रहा है, और साथ में पॉपी का फील्ड है। पॉपी जानते हो क्या होता है, अफीम का फील्ड। तो उसकी सुगंध क्या है जी, उसके साथ साथ उसके नोज में जाती है, और वो अनकॉन्शियस होके वहीं रीपर हो जाता है। तीसरी पिक्चर प्रेजेंट की गई ग्लीनर की। ग्लीनर क्या होता है, जो फसल कटी हुई को इकट्ठा करता है। तो तीसरी पिक्चर एक ग्लीनर की प्रेजेंट की गई है कि एक ग्लीनर क्या है जी, एक ढेरी बांधकर अपने सिर पे चल रहा है धीरे धीरे पगडंडी पे। और चौथी इसमें जो तस्वीर प्रस्तुत की गई है वो एक साइडर मेकर की। साइडर मेकर मैंने क्या होता है, जूस मेकर की प्रेजेंट की गई है कि वो एप्पल का जूस निकाल रहा है। ठीक है ना, तो ये चार तस्वीरें प्रेजेंट की गई हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पोइम है ऑटो साइकी। ये उसने लिखी तो सबसे पहले थी, लेकिन ये ठीक है, ऑटो साइकी फर्स्ट ऑर्ड रिटन ऑर्ड्स है। तो इसमें क्या है जी, जो जॉन कीट्स है वो किसको वर्शिप करने का डिसीजन लेता है, निग्लेक्टेड गॉडेस। क्योंकि जो साइकी थी शी हैज बीन डिक्लेयर्ड ए गॉडेस रिसेंटली, तो कोई लोग क्या जी उसकी प्रेज नहीं करता, कोई उसकी वर्शिप नहीं करता। तो हेयर साइकी स्टैंड्स फॉर माइंड। लेकिन इन दिस ऑर्ड जॉन कीट्स डिसाइड्स टू वर्शिप साइकी। वो कहता है कि मैं साइकी की वर्शिप करूंगा। और टी एस एलियट ने इस ऑर्ड का प्रेज किया, और इसने टी एस एलियट ने इस ऑर्ड को क्या कहा, जॉन कीट्स का द मोस्ट परफेक्टली कंपोज्ड ऑर्ड। कंपोज मैंने तो रिटन ऑर्ड, उसने उसको इसको जॉन कीट्स का सबसे बढ़िया लिखा हुआ ओड कहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्डर्ड इन ए फॉरेस्ट थॉटलेसली, कि मैं एक जंगल में घूमता रहा थॉटलेसली। ठीक है, इसकी पहली लाइन हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है डैफोडिल, उसकी याद दिलाती है। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल पोइम की पहली लाइन क्या है जी, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम डैफोडिल की पहली लाइन है, और यहाँ है आई वॉन्डर्ड इन ए फॉरेस्ट थॉटलेसली। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसकी पोइम है ला बेला डेम सेंस मर्सी। सेंस मैंने क्या होता है, विदाउट। ला बेला इज ए नेम ऑफ ए लेडी,
मीन्स अ क्रूअल लेडी। इस टाइटल का मीनिंग ये है कि क्रूअल लेडी। ला बेला डेम मीन्स ए लेडी विच ए लेडी हु डजंट हैव मर्सी, जिसमें दया नहीं है। तो ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड इज अ सिंपल पोएम रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज। बैलेड हमेशा एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे आप एस.टी. कूलरिज का देख लो, ए राइम ऑफ द एंशिएंट मैलेड, एंशिएंट मारिनर, दैट पोएम इज आल्सो ए बैलेड बिकॉज इट हैज बीन रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ए बैलेड क्या है जी? इट यूजुअली डील्स विद द हीरोइक डीड्स ऑफ ए हीरो। वैसे तो इसमें हीरो के बड़े महान कार्य बताए जाते हैं, लेकिन ए बैलेड कैन बी अबाउट ए सिंपल लाइफ। सिंपल हमारी रियल लाइफ के बारे में भी हो सकता है, तो वो क्या होता है? बैलेड होता है। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफिकल है जॉन कीट्स का, क्योंकि जिस प्रकार इस बैलेड में लाबेला डेम क्या करती होती है, ये एक बड़ी एक मैजिकल लेडी होती है। ये लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी ब्यूटी से और उन्हें इम्प्रिजन करती है और उन्हें कैद कर लेती है। तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्यों है? क्योंकि इसमें फेनी ब्रॉने की बात हो रही है। ब्राउन नहीं था, ब्रॉने था। वो उसने जॉन कीट्स को अट्रैक्ट किया। जॉन कीट्स फेल इन लव विद फेनी ब्रॉने। ठीक है, फेनी ब्रॉने के प्यार में पड़ गया। तो इस प्रकार ये ऑटोबायोग्राफिकल है। तो इसमें लाबेला डेम की कहानी है। वो इज अ ब्यूटीफुल लेडी एंड हु अट्रैक्ट्स नाइट्स एंड इम्प्रिजन देम। ठीक है, और इसकी फर्स्ट लाइन आपको ध्यान होगी, नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉटरिंग। लॉटरिंग मैंने क्या होता है? वॉन्डरिंग। ये इसमें पिक्चर बताई जाती है कि एक योद्धा होता है, पूरे हथियार उसने डाले हुए होते हैं, अकेला होता है, एंड ही इज वॉन्डरिंग। वो घूम रहा होता है। फिर वो कहानी सुनाता है कि इन दिस वे कि मेरे को एक लेडी मिली एंड शी अट्रैक्टेड मी एंड शी इम्प्रिजन्ड मी। तो वो ये सारी स्टोरी है। When I have fears that I may cease to be, I may cease to be means I may die। तो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट जानते हो? सोनेट ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है? 14 लाइन्स को 4 पहरों में बांटा जाता है। 3 क्वार्टरिन, 3 चौपाइयों में और एक कपलेट में। क्वार्टरिन क्या होता है? स्टिंज ऑफ 4 लाइन, 4 लाइनों के पहरे को हम क्वार्टरिन कहते हैं। तो 4 के 12 और एक कपलेट होता है। कपलेट क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ 2 लाइन्स। तो क्या होगी? 2 लाइन, 12 और 2 कितनी होगी? 14 लाइन। तो एक शेक्सपियरियन सोनेट है, शेक्सपियरियन पैटर्न में उसमें लिखा है। और इसमें वो कीट्स क्या डिस्कस करता है? हिज फियर ऑफ हिज अर्ली डेथ, क्योंकि ही वाज सफरिंग फ्रॉम टीबी। तो कीट्स हैड एप्रीहेंशन, उसको डर था दैट ही मे डाई अर्ली। तभी तो टाइटल का नाम है ना, When I have fears that I may cease to be means I may die। और इसमें वही बात है, वही थीम कन्वे करता है जो उसने कन्वे की थी अपने ओड्स में, और टू ए नाइटिंगेल और ऑड ऑन ग्रेशियन में, that human life, beauty, love and popularity they all are temporary। नेक्स्ट पोएम है और सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में क्या होता है? लॉनलीनेस, अकेलापन। ये कीट्स की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी। ये भी एक सोनेट है और ले हंट ने हेल्प की थी इस पोएम को पब्लिश करवाने में। कहा? अपनी मैगजीन में उसने ये पब्लिश की थी। उसकी मैगजीन थी एग्जामिनर, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। और इसमें और सॉलिट्यूड में वो क्या करता है? जॉन कीट्स एक्सप्रेसेस हिज डिजायर to alone in natural surrounding, means he wants to live a simple life। वो एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना चाहता है, अवे फ्रॉम द फास्ट लाइफ ऑफ द सिटी। सिटी की जो फास्ट लाइफ है, मटीरियलिस्टिक लाइफ है, उनसे दूर रहना चाहता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइम में एक्सप्रेस करता है दैट ही वांट्स टू लिव ए लोनली लाइफ, तो वो यहाँ एक्सप्रेस करता है। अच्छा, जॉन कीट्स के लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेटर्स पब्लिश हुए थे 1848 में, और सेकेंड टाइम इसके लेटर्स पब्लिश हुए थे 1878 में। इन लेटर्स में जॉन कीट्स क्या एक्सप्रेस करता है? अपने व्यूज एक्सप्रेस करता है। किसके ऊपर? ऑन पोइट्री एंड पोइट्स पे। अब हम उसके व्यूज देखते हैं। जैसे वो पोइट्री डिफाइन करता है कि व्हाट इज पोइट्री, उसकी जो डेफिनेशन है पोइट्री की लगभग विलियम वर्ड्सवर्थ वाली डेफिनेशन है। जैसे जॉन कीट्स क्या कहता है कि पोइट्री शुड बी रिटन नेचुरली, कि पोइट्री नेचुरली लिखी जानी चाहिए। इट शुड नॉट बी रिटन फोर्सफुली, धक्के से नहीं लिखी जानी चाहिए। जैसे वो क्या कहता है? इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू ए ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। मींस पोइट्री शुड कम नेचुरली, कि एक पोइट पोइम को कैसे लिखे? नेचुरली लिखे। ये नहीं है कि धक्के से लिखे।
विलियम वर्ड्सवर्थ भी यही कहता है अपने क्रिटिकल वर्क में प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, क्या कहता है? गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस मैंने तो नेचुरल है ना, तो वही कहता है कि गुड पोइट्री क्या है? पावरफुल पॉइंट्स का नेचुरल एक्सप्रेशन है। तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट इस लेटर में क्या कहता है? वी हेट पोइट्री दैट हैज ए पल्पेबल डिजाइन अपॉन इट। पल्पेबल डिजाइन मैंने क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, कि आई हेट दैट पोइट्री दैट कन्वेज मोरल लेसन। पल्पेबल डिजाइन, डिजाइन का मतलब तो डिजायर मींस अ पोइट्री विच कन्वेज मोरल लेसन। तो जॉन कीट्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, वी शुड अवॉइड दैट पोइट्री दैट कन्वेज मोरल लेसन, because John Keats was a lover of beauty. He believed in art for art's sake. He wrote poetry for enjoyment, for beauty, not to convey moral lesson. इसलिए वो कहता है कि जो पोइट्री हमें मोरल लेसन देती है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली उसने ये जो स्टेटमेंट थी ये किसके लिए यूज की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज की थी। ये जो स्टेटमेंट है, वी हेट पोइट्री दैट हैज ए पल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। और उसने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज भी किया था बाय यूजिंग द फ्रेज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इगोटिस्टिकल सबलाइन। इस प्रकार उसने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज भी किया था। और फिर इसमें एक एक और पोइट के बारे में क्या विचार है? अब विलियम वर्ड्सवर्थ तो क्या कहता है प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स में? अ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहता है प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स में? कि पोइट एक आदमी होता है जो दूसरे आदमियों से बात करता है। जॉन कीट्स क्या कहता है? ए पोइट इज द मोस्ट अनपोइटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रीचर्स। कहता है एक जो पोइट होता है वो भगवान ने जितने भी प्राणी बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा अनपोइटिकल होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट विच इज फुल ऑफ आयरनी, आयरनी से भरी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि एक पोइट अनपोइटिकल होता है। तो ये उसकी पोइट के बारे में विचार है। बिकॉज जॉन कीट्स ही बिलीव्ड इन इमेजिनेशन। तो यहाँ उसकी एक कोटेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। कहता है कि मुझे और चीज किसी चीज पे विश्वास हो ना हो, लेकिन एक चीज पे विश्वास है, दैट इमेजिनेशन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना, दैट्स व्हाई ही सेज दैट आई ऑलवेज बिलीव इन द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन मींस हार्ट्स इमोशंस। कहता जो मेरा दिल कहता है आई बिलीव इन दैट एंड आई आल्सो बिलीव दैट व्हाटएवर वी इमेजिन ही बिलीव्स। तो ये ध्यान रखना। एक और है, व्हाट इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रू। लेकिन कहता है जो चीज हम एज इमेजिनेशन प्रेजेंट करते हैं अपनी पोइट्री में, दैट मस्ट बी ट्रू। वो सही होनी चाहिए, सत्य पे बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरी कल्पना ही प्रेजेंट कर दो अपनी पोइट्री में। ठीक है, इसलिए वो कहता है ना, अगर आपको याद हो ऑड ऑन ग्रेशियन की लास्ट लाइन क्या कहता है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। वही बात जहां पर कह रहा है कि वॉट एवर ए पोइट प्रेजेंट्स इन हिज पॉइंट, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, दैट इमेजिनेशन मस्ट बी क्लोजर टू रियलिटी। वो रियलिटी के नजदीक होनी चाहिए, वो ट्रुथ के नजदीक होनी चाहिए।